हेलो एवरीवन। तो आप सभी को स्वागत है हमारे टेक स्टडी चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को एक न्यूज़ मिली होगी, एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं फिलअप होने के लिए। तो आप सभी लोग अपने अपने एग्जाम फॉर्म फिल कर दें। तो एग्जाम की डेट भी क्लियर है, 1 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मई से स्टार्ट है, 1 मई, फर्स्ट वीक से मई। तो आज हम लेके आए हैं यूनिट 3 इंजीनियर मैकेनिक्स की फ्रैक्शन। तो एक एक टॉपिक हम अपना कवर करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। पहले तो हम समझते हैं फ्रैक्शन होता है क्या है। फ्रैक्शन वो होता है जो सरफेस, दो सरफेस के बीच में जो मोशन होता है, उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि फ्रैक्शन इज फोर्स दैट oppose the relative motion or tendency of motion between two surface in contact। जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं या मोशन में होते हैं तो उनको वहां पे क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। घर्षण वह बल होता है जो दो स्पर्श में आई सतहों के बीच होने वाली गति या गति के प्रति का विरोध करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं। टाइप्स ऑफ सरफेस। सरफेस कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सरफेस, एक तो होता है स्टैटिक फ्रैक्शन, और एक होता है काइनेटिक फ्रैक्शन, एक तो रोलिंग फ्रैक्शन। जिसे हम स्टैटिक जो स्थिर घर्षण, और काइनेटिक गतिज घर्षण, और रोलिंग लुढ़कने वाला मतलब घर्षण। जो वस्तु स्थित होती है उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रैक्शन कहते हैं। और काइनेटिक फ्रैक्शन वो वस्तु होती है जो चल रही है, होती है। रोलिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं, रोलिंग फ्रैक्शन वो होता है जो रोल करती है। तो इन्हीं को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। बाई चांस से मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये मतलब इनके टाइप को भी एक्सप्लेन करो, तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है आने की। तो स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रैक्शन द फोर्स दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट कैसा होता है, रेस्ट होता है, प्रिवेंट इट फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव। इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, meaning it increases with applied force of the maximum limit is called limiting fraction. One is the limited action, the object begin to move. स्टैटिक घर्षण वह बल होता है जो किसी वस्तु को स्थिर अवस्था में रखता है और उसे चलने चलने में रोकता है, और उसे क्या करता है, आगे बढ़ने में रोकता है। ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, यानी कि वह लागू बल के अनुसार बढ़ता है, लेकिन वह अधिकतम सीमा तक मतलब जिसमें लिमिट फ्रैक्शन अधिकतम स्थित घर्षण कहलाता है। मुख्य बिंदु, यह केवल तब तक काम करता है जब तक वस्तु स्थिर रहती है। ये कब तक काम करेगा, जब तक हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो, स्थिर हो, एक जगह हो। यह लगाए गए बल के बराबर बढ़ता है। जितना हम बल लगाएंगे उतना ही ये आगे बढ़ेगा जब तक वस्तु नहीं चलती है। इसके इसकी एक अधिकतम सीमा होती है, एक लिमिट होती है ये इसकी। जब लागू बल इस सीमा से ज्यादा हो जाता है तब वस्तु चलने लगती है। जब जो क्या होता है, इसकी सीमा से जब ज्यादा हो जाता है तब वस्तु क्या होती है, वो चलने लगती है। काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। उस टाइम पे क्या शुरू हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। एक्ट ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एडजस्ट सेल्फ अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। लगाए गए बल के बराबर बढ़ता है। और ये एज ए मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रैक्शन, इसकी अधिकतम सीमा होती है। व्हेन दी अप्लाइड फोर्स एक्सटेंड दी लिमिट, ये एक लिमिट तक होता है, सीमा से मतलब ज्यादा हो सकता है। और मोशन स्टार्ट इन काइनेटिक फ्रैक्शन ओवर, मतलब तब वस्तु चलने लगती है और काइनेटिक शुरू हो जाता है इसमें। आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि
एग्जाम्पल इसके देखते हैं। इमेजिन करिए कि हम किसी मतलब टेबल को पुश कर रहे हो, मतलब धक्का मार रहे हो। एट द फर्स्ट द टेबल डज नॉट मूव, मतलब क्या होगा, शुरुआत में टेबल नहीं मतलब हिलती है, बिकॉज क्योंकि स्टैटिक फ्रैक्शन इज अपोजिंग योर पुश। उसमें क्या होता है, क्योंकि स्थिर घर्षण जो होता है उसे रोकता है। एज यू इंक्रीज द फोर्स एंड फ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीज। ये क्या कहता है, जैसे जैसे आप ज्यादा और लगाते हैं तो घर्षण बढ़ जाता है। when you force become greater than limiting friction and table start moving। एक समय ऐसा आता है कि आप उसका अधिकतम घर्षण से ज्यादा हो जाता है, तब टेबल क्या है चल मतलब आगे मूव कर जाती है। हम देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज, किसका अपोज करती है? मोशन का। एंड व्हेन इन ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी स्लाइडिंग, ऑब्जेक्ट कैसा होता है? ऑलरेडी स्लाइडिंग इन सरफेस। इट एक्ट द डायरेक्शन अपोजिट, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है मोशन एंड इज यूजली लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो गतिज घर्षण वह बल होता है जो किसी वस्तु के चलने पर उसकी गति का विरोध करता हो, मतलब जो गति हो रही है उसका क्या कर रहा हो? अपोज कर रहा हो। और ये हमेशा गति की दिशा के मतलब जो होता है, जैसे डायरेक्शन हमारी इस साइड है तो ये क्या करेगा? विपरीत उल्टी दिशा में मतलब वर्क करेगा। ये स्थित घर्षण की अधिकतम सीमा से कम होती है। आगे देखते हैं की पॉइंट्स में। एक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इन मोशन स्लाइडिंग, यह तब कार्य करता है जब वस्तु कैसी हो? वस्तु हमारी चल रही होती है उस टाइम पे। ऑलवेज अपोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये क्या कह रहा है? हमेशा गति के विपरीत दिशा में होता है, जो गति होती है उसके विपरीत दिशा में होता है ये काइनेटिक फ्रिक्शन। इट वैल्यूज लेस देन लिमिटिंग एंड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका मान अधिकतम स्थिति घर्षण से कम होता है। इसका मान जो होता है वो अधिकतम स्थिति घर्षण से कम होता है। रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर ए गिव सरफेस, यह लगभग स्थिर और कांस्टेंट, मतलब यह लगभग कांस्टेंट रहता है। Example, when you push a book on a table and it start the sliding, जब आप एक किताब को टेबल पर स्लाइड करते हैं, the force that so it done is kinetic friction, जो बल उसे धीमा करता है और वह गति घर्षण है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा समझने का भी कोशिश करिए। रोलिंग फ्रैक्शन इज द फोर्स दैट एक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट रोल ओवर ए सरफेस, मतलब वह बल होता है जो तब उत्पन्न मतलब तब स्टार्ट होता है जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा? रोलिंग कर रहा हो, उस टाइम पे ये रोलिंग फ्रैक्शन काम करता है। सच एज व्हील्स, जैसे एक जैसे होता है ना स्लाइडिंग वाला, थोड़ा ऊंचाई हो और यहाँ से हम किसी पहिया को यहाँ से डालते हैं तो वो क्या होता है? स्लाइड होते तो नीचे आ जाता है। इट अपोज मोशन बट स्मॉलर देन स्टैटिक स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या होता है? ये गति का विरोध करता है, लेकिन इसका जो मान होता है वो स्लाइडिंग गति या स्थित घर्षण से बहुत ज्यादा मतलब कम हो जाता है। की पॉइंट्स में समझते हैं। एक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग, ये तब कार्य करता है जब वस्तु लुढ़क रही हो। ये कब काम करेगा? जब वस्तु कैसी हो? यहाँ से और नीचे की ओर आ रही हो, उस टाइम पे ये वर्क करेगा। अपोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये क्या? ये गति के विपरीत दिशा में होता है। its value is less than static and kinetic friction, ये इसका जो मान होता है स्लाइडिंग और गतिज का घर्षण से कम होता है, मतलब इन दोनों का इसका जो मान होता है इन दोनों से कैसा होता है? कम होता है। दिस इज
This is a way wheels are used to reduce friction. इसी कारण पहिए और उसके उपयोग किए जाते हैं, पहिए का उपयोग किए जाते हैं ताकि घर्षण कम हो। इसी कारण हम पता है पहियों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उसका जो घर्षण होता है वो कम होता है। एग्जाम्पल व्हेन ए बाईसाइकिल हो गया, कार मूव्स ऑन द रोड, साइकिल या कार के पहिए सड़क पर चलते हैं समय। रोलिंग फ्रैक्शन एक्ट बिटवीन द व्हील्स एंड द सरफेस, मतलब यह रोलिंग घर्षण कार्य करता है इस टाइम। What is the way vehicles move more easily compared to sliding? इसीलिए वाहन को चलाना आसान होता है। इसीलिए मतलब जो कार वगैरह हो रही, साइकिल वगैरह हो रही, तो उसका क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो। इसके कारण कार वगैरह साइकिल वगैरह चलाना मतलब आसान होता है। अब आता है हमारा रिलेवेंस। रिलेवेंस इंजीनियरिंग क्या होता है समझिए। हेल्प इन मोशन कंट्रोल, ब्रेक, कटेज, ये गति को नियंत्रित करने की मदद करता है। ब्रेक हो गया, क्लच हो गया, सॉरी क्लच और ब्रेक। प्रोवाइड ग्रिप प्रोवाइड करता है। इम्पोर्टेंट इन मशीन डिजाइन को, ये क्या करता है, मशीन डिजाइन में महत्वपूर्ण होता है। प्रिवेंट स्लीपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को फिसलने से ये रोकता है। यूज्ड पावरफुल ट्रांसमिशन सिस्टम, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में उपयोग होता है ये। तो रिलेवेंस से इंजीनियरिंग समझ में आया। मैथ क्या होता है इसमें, ग्रिप वगैरह हो गया, ब्रेक और क्लिच वगैरह वो हेल्प करता है उसमें। एग्जाम्पल समझे, वॉकिंग ऑन रोड, we can walk because friction between shoes or ground, जब हम जमीन और जूते के बीच में घर्षण के कारण चल पाते हैं। ब्रेक इन व्हीकल्स, फ्रिक्शन हेल्प स्टॉप व्हीकल्स, घर्षण के कारण तो क्या होता है, वाहन को हम रोक पाते हैं। अब आता है हमारा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, मतलब सीमांत संतुलन क्या होता है, इसको समझते हैं क्या होता है। Limiting equilibrium is the condition when a body just about start moving. The सीमांत संतुलन वह अवस्था है जब कोई वस्तु चलने ही वाली होती है, मतलब जब कोई वस्तु और स्टार्ट मतलब होने वाली होती है लेकिन अभी भी स्थिर रहती है, मतलब उस टाइम भी वो रुकी होती है। व्हाट इज स्टिल एट रेस्ट, उस टाइम पे रुकी होती है, मतलब उस स्टार्ट तो होती है, मतलब चलने वाली होती है लेकिन वो स्टार्ट मतलब एक जगह स्थिर रहती है उस टाइम भी। एट द पॉइंट एट द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड रीच इट मैक्सिमम वैल्यू, समय स्थित घर्षण अपने गतिमान अधिकतम मान पर होती है। कॉर्डिन लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब कोई ये इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या होता है, सीमांत संतुलन ये होता है कि जैसे कोई वस्तु है तो वो स्टार्ट तो है लेकिन वो चल नहीं रही है, एक जगह स्थिर है, तो उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पे एक गाड़ी लेते हैं, ये क्या है, स्टार्ट तो है स्टार्ट तो है लेकिन ये मूव नहीं करेगी। लेकिन ये आगे मूव नहीं करेगी। तो इस टाइम पे ये कंडीशन कैसी होगी, एक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ते हैं, इसके की पॉइंट जानते हैं, समझते हैं थोड़ा। द बॉडी इज स्टिल एट रेस्ट बट नॉट रेज ऑफ मोशन, मतलब वस्तु स्थित होती है लेकिन चलने के कगार पर होती है। वस्तु स्थित तो होती है लेकिन चलने के स्टार्टिंग के उसमें होती है कंडीशन में।
अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, लगाया गया बल और अधिकतम स्थित घर्षण। Any small increases in force will make the body start moving। मतलब थोड़ा सा और बल लगाने पर वस्तु चलने लगती है। This condition is used to find the coefficient of friction। Example, when you push a heavy box, मतलब कोई भी जब आप एक भारी बॉक्स को धक्का देते हैं, इनिशियली इट डज नॉट मूव, मतलब वह एक स्थिति आती है जब बॉक्स पर चलने वाला होता है। as you increase the increase force and friction also increase हो जाता है। at the one point the box is just about the move। इसके बाद बॉक्स क्या हो जाता है, आगे बढ़ने के लिए हो जाता है, मूव कर देता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रैक्शन। ये कैसी कहलाती है हमारी? लिमिटिंग फ्रैक्शन कहलाती है। लिमिटिंग फ्रैक्शन is the maximum value and static fraction is the act on a body just before start moving। मतलब अधिकतम घर्षण वह अधिकतम स्थित घर्षण है जो किसी वस्तु चलने से ठीक पहले लगता है। मतलब वस्तु चलने के ठीक पहले जो लगता है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रैक्शन। It is maximum static fraction act when the object about the move, denoted by F1। फॉर्मूला होता है इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। इसको थोड़ा हम अंडरलाइन करते हैं। ये बहुत जरूरी है, इसको थोड़ा याद रखना। यह मुक्त यह स्थित घर्षण है, अधिकतम मान होता है इसका। यह कार्य करता है जब वस्तु कैसी होती है, चलने वाली होती है उस टाइम पे। ये इसका फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल, व्हेन यू पुश द हेवी बॉक्सेस, ये वही है। फ्रैक्शन इंक्रीज, अप्लाई द मोर फोर्स, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जब आप एक भारी बॉक्स को धक्का देते हैं घर्षण बढ़ जाता है, ये समय अधिकतम हो जाता है। वही है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, घर्षण गुणांक। The coefficient of friction is the ratio of frictional force, the normal reaction between the two surface in contact। घर्षण गुणांक वह अनुपात है, वह रेशियो है जो घर्षण बल को और अविलंब अभिक्रिया जो नॉर्मल रिएक्शन के बीच होती है। कोएफिशिएंट फ्रैक्शन वो होता है, वो कंडीशन होती है जिसमें नॉर्मल रिएक्शन और इसका हम देखते हैं, जहां ये म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, और एफ जो होता है फ्रैक्शन फोर्स होता है, और नॉर्मल रिएक्शन एन से रिप्रेजेंटेड करते हैं। की पॉइंट, इट इज द डायमेंशनल क्वांटिटी, नो यूनिट नहीं होती है इसकी, डिपेंड ऑन द नेचर, सरफेस रफ और स्मूथ होता है। टाइप स्टैटिक, दो टू टाइप्स होते हैं इसके, स्टैटिक और काइनेटिक। यह एक बिना इकाई होती है, मतलब यूनिटलेस होती है, अभी बताया मैंने। सतह के खुरदरी या चिकनी प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके दो प्रकार होते हैं, स्थिति और गतिज। इसको इनसे डिनोटेड करते हैं। एंगल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, घर्षण कोण जिसे हम कहते हैं।
The angle fraction is the angle between is between normal reaction or resultant reaction and the body will limiting equilibrium just about the move. मतलब वर्ग कोड होता है जो अभिलंब अपक्रिया और परिणामी अपक्रिया के बीच बनता है, किन दो के बीच में बनता है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, एक तो रिजल्टेंट रिएक्शन हो गई, उन दोनों के बीच बनता है जब वस्तु चलने के कगार पर होती है, लिमिटिंग हो जाती है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हो जाती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है फाई, 10 फाई इक्वल टू गुणांक घर्षण गुणांक, इसको फाई को हम बोलते हैं घर्षण गुणांक और म्यू को बोलते हैं घर्षण गुणांक। इसको यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रैक्शन ये होता है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन ये होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। It is a measured when the body is about to depend the, यह तब मापा जाता है जब वस्तु चलने ही वाली होती है और यह सतह प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, डिपेंड ऑन नेचर सरफेस, लार्ज फ्रैक्शन, लार्ज एंगल ऑफ फ्रैक्शन, मतलब जितना ज्यादा फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा लार्ज एंगल ऑफ फ्रैक्शन बनेगा। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, विषम कोण, झुकाव कोण जिसे हम कहते हैं, ये कुछ ऐसा होता है। एंगल ऑफ रिपोज को हम देखते हैं कुछ इस तरीके का होता है। एक बॉक्स हो गया, यहाँ पे दो एंगल बनेंगे, ये तो हो गया एम जी और ये हो गया एम जी कॉस थीटा, और इधर ये हो गया एफ, एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन और इधर हो गया एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा, इसी को हम कहते हैं क्या, एंगल ऑफ रिपोज, मतलब वह कोण अधिकतम झुकाव कोण है जिस पर कोई वस्तु ढलान पर बस फिसलने वाली होती है, लेकिन फिसलती नहीं है, फिसलने वाली होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो 10 फाई इक्वल टू घर्षण गुणांक। और यहाँ पे थीटा कोण बनता है इधर इन दोनों के बीच में, ये हमारा क्या हो थीटा कोण। इधर ये नॉर्मल रिएक्शन होती है ऊपर की साइड, इससे ना आ रहा हो, ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। इट इज द एंगल विच द बॉडी जस्ट अबाउट द मूव, वह कोण जिसका जहां वस्तु चलने की कगार पर होती है उसे हम कहते हैं, ये डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, प्रकृति पर निर्भर करती है।
जैसे कोई पहाड़ हो गया, पहाड़ से कोई ऊपर से बहुत सारे पत्थर वगैरह मतलब नीचे आ रहे हैं, तो ये एक प्रकृति की डिपेंड करता है ना। तो एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रैक्शन, थीटा इक्वल टू फाइव। ग्रेटर फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ रिपोज ज्यादा होगा। नेक्स्ट example, when the sand is plowed on the ground, it form a heap। मतलब जब आप रेत वगैरह डालते हैं तो होता नहीं है, ऊपर से बताया था पहाड़ से मतलब बहुत सारा वो गिरता है या बन जाता है, तो उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। साइड ऑफ द हीप मेक द सर्टेन एंगल, साइड से एक एंगल बन जाता है, मतलब यहाँ से कुछ रेत वगैरह नीचे आता है तो एक ट्राइमेट टाइप का बन जाता है। इज द एंगल ऑफ रिपोज, ये एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट फ्रैक्शन और एंगल ऑफ फ्रैक्शंस, इन दोनों को एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। व्हेन द बॉडी इज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम फ्रैक्शन रीच मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू कैसे होती है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होगा तो फ्रैक्शन रीच इट मैक्सिमम वैल्यू, रिजल्टेंट फ्रैक्शन मेक इन एंगल फाई, and when the normal reaction from the force triangle। ये हो गया एग्जांपल। घर्षण गुणांक, गुणांक और घर्षण कोण के बीच का संबंध, ये कुछ है, थोड़ा देख लेना। जब वस्तु सीमांत संतुलन में होती है तब तब क्या होता है, घर्षण अपने अधिकतम मान पर होता है। इस स्थिति में tan phi इक्वल टू F/n हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, टेंजेंट ऑफ एंगल फ्रैक्शन, अगर ये इंक्रीज है गुणांक तो फाई कैसा हो गया, ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगा। घर्षण गुणांक अगर बराबर है तो कोण कैसा होगा, टेंजेंट होगा, और बढ़ने पर बढ़ जाता है। ये वही है फोर्स पैरेलल टू सरफेस, कंडीशन क्या होगी, ए फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजेंटली, फोर्स कैसा हो, इज हॉरिजेंटली, फ्रैक्शन अपोज द मोशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, अगर ये लिमिटिंग फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी रिमेन एट कैसी होगी, रेस्ट पे, ज्यादा तो लिमिटिंग फ्रैक्शन बॉडी स्टार्ट मूव, नॉर्मल रिएक्शन पे वेट एक्ट डाउनवर्ड, वेट कैसा होगा, डाउनवर्ड में, नॉर्मल रिएक्शन कैसी होगी उस टाइम पे, अपवर्ड होगी। Inclining and reduce of increases normal reaction with the effect of friction। एग्जाम्पल जैसे पुलिंग ब्लॉक हो गया, रूप एट द एंगल, वर्टिकल कंपोनेंट, रिड्यूस वेट कैसा हो, इफेक्टेड करेगा। फ्रैक्शन बिकम इज लेस, अगर फ्रैक्शन लेस हुआ तो इधर तो मूव कर जाएगा। जैसा कि अभी बताया था, जब कोई वस्तु हमारी है तो समतल मतलब हॉरिजेंटल पे है तो समतल पर रखी होती है, तो संतुलन के लिए सभी जो बल का योग होता है मतलब वो कैसा होता है, जीरो होना चाहिए। नंबर फर्स्ट पैरेलल फोर्स अभी बताया था, अगर बल 30-36 लगाया जाता है तो घर्षण उसका विरोध करता है। संतुलन P बराबर है, यदि P संतुलन घर्षण वस्तु स्थित रहेगी और ज्यादा है तो संतुलन घर्षण वस्तु लगने लगेगी। अभिलंब क्रिया P हो गया बराबर सतह के साथ कोण पर बल, इंक्लाइंड फोर्स, बल के घटक 36 होगा P cos थीटा, ऊर्ध्व होगा तो P sin थीटा। कोण पर लगाया गया बल एंड को बदल देता है, जिससे घर्षण कैसा होता था भी बदल जाता है। घर्षण बल
जिसके घर्षण भी बदल जाता है, मतलब फ्रिक्शन भी बदल जाता है। सिंपल लाइन में अगर समझें तो जब सभी बल संतुलित होते हैं तब वस्तु कैसी होती है, संतुलित में हो जाती है। अब आ जाता है हमारा equilibrium body is an inclined plane and subject to force parallel to plane only. When a body is placed on a inclined plane, मतलब जब कोई वस्तु हमारी ढलान पर रखी हो और उस पर सतह के समांतर लगाया जाए तो संतुलन तब होगा जब सभी बल कैसे होंगे, संतुलन होंगे। तो फोर्स अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बैलेंस, कैसे हो सभी बल कैसे हो, संतुलित हो। फोर्स एक्टिंग वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल मतलब जो बाहर है वो कैसे नीचे की ओर हो, और जो नॉर्मल रिएक्शन है परपेंडिकुलर टू प्लेन पे हो, और जो अभिलंब क्रिया है वो कैसे हो, सरफेस के लंबवत हो। और एक्टिंग फॉर फ्रिक्शन कैसा हो, अलोंग द प्लेन अप अपोजिट मोशन, कैसे हो, घर्षण सतह के अलोंग हो, और लगाया गया बल कैसे हो, सतह के समांतर हो। Applied the force P parallel to plane. Resolve weight along the plane and weight sin theta downward में हो, सतह के along W sin theta perpendicular to plane W cos theta, सतह के perpendicular अगर हो तो along the plane डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, डिपेंड करता है किस पे, डायरेक्शन पे। ये कंडीशन है, देख लेना। संतुलन की सतह अधिकतम हो तब क्या होगा, लंबवत डायरेक्शन में। ए ब्लॉक ऑन द स्लोप इज पुश्ड अपवर्ड, मतलब ढलान पर संतुलन के लिए लगाया गया बाहर के घटक और संतुलित करता है। ग्रेविटी पुल्स डाउनवर्ड, ग्रेविटी कैसे होगी, उसके डाउनवर्ड में करेगी, नीचे भी हो। फ्रिक्शन आल्सो अपोज मोशन, फ्रिक्शन कैसा करेगा, अपोज करेगा मोशन में। अप्लाइड फोर्स मस्ट बैलेंस बोथ, ये बैलेंस करेगा। एंड इंक्लाइंड प्लेन एंड अप्लाइड फोर्स बैलेंस वेट कंपोनेंट एंड फ्रिक्शन।